गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने गोखले के कुछ अन्य राजनीतिक विचारों का अध्ययन प्रारंभ किया था। उसी अध्ययन को कंटिन्यू करते हुए हम गोखले के जो अन्य राजनीतिक विचार हैं उनका अध्ययन आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। हमने आपको बताया था कि गोखले क्रमिक सुधारों में विश्वास रखते हैं, अर्थात क्रांतिकारी परिवर्तन में नहीं, अभी तो धीरे धीरे क्रमिक रूप से सुधार होना चाहिए, ऐसा गोपाल कृष्ण गोखले का विश्वास था। लेकिन ये सुधार, ये परिवर्तन संवैधानिक साधनों के माध्यम से होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। गोखले राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों को ही अपनाए जाने पर बल देते थे। आंदोलन और संघर्ष की संवैधानिक पद्धति को उन्होंने महत्वपूर्ण माना। आंदोलन और संघर्ष के लिए संवैधानिक साधन, संवैधानिक पद्धति अपनानी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने हिंसा और बल प्रयोग के साधनों को कभी भी स्वीकार नहीं किया, सदैव उनका विरोध किया। व्यवहार में गोखले ने ब्रिटिश शासन के प्रति आंदोलन की जो शैली अपनाई, उसमें आग्रह की पद्धति थी, उसमें प्रार्थना पत्र की पद्धति थी, उसमें शिष्टमंडल की पद्धति थी, विचार विमर्श और रचनात्मक आलोचना सम्मिलित थी। उनकी इस शैली को यद्यपि उनके राजनीतिक विरोधी राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति कहते थे। जो उग्रवादी नेता थे वो उदारवादियों की ये जो नीति थी, प्रार्थना पत्र की नीति के माध्यम से, शिष्टमंडल, विचार विमर्श, आग्रह के माध्यम से जो अपने विचार वो ब्रिटिश शासन के सम्मुख प्रस्तुत करते थे, उनसे निवेदन करते थे, इस नीति को उग्रवादी राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति कहते थे। किंतु गोखले की ये जो नीति थी, ये भिक्षावृत्ति की नीति नहीं, अभी तो एक नैतिक आग्रह था। आंदोलन की इस शैली के प्रति गोखले की जो आस्था थी वो नैतिक और व्यवहारिक दोनों ही पक्षों की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। आंदोलन के साधनों की संवैधानिकता के प्रति गोखले के आग्रह का नैतिक महत्व इस बात में निहित था कि वे विरोधी को दबाकर, झुकाकर तथा सक्षम बाध्यकारी परिस्थिति उत्पन्न करके उससे मांगे मानने के लिए विवश नहीं करना चाहते थे। वे शासकों की सद्भावना में आस्था रखते हुए उन्हें मांगों के औचित्य के आधार पर उनकी पूर्ति के लिए प्रेरित करना चाहते थे। किसी दबाव से नहीं, बल्कि अपनी मांगों का औचित्य बताकर उनकी पूर्ति के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहते थे। ब्रिटिश शासन को उन मांगों की, उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करना चाहते थे। संवैधानिक साधनों के प्रति उनका विश्वास उनकी इस सदाशय आस्था पर आधारित था कि ब्रिटिश लोग स्वभाव से ही न्यायप्रिय जाति है, स्वभाव से ही स्वतंत्रता प्रेमी है, और वो ये सहज भाव में स्वीकार करते थे कि यदि भारतीय जनता की आकांक्षाएं, भारतीय जनता की समस्याएं ब्रिटिश शासन के सम्मुख रखी जाएं तो ब्रिटिश शासन उनका समाधान अवश्य ही करेगा, क्योंकि ब्रिटिश जाति जो है वो स्वभाव से ही न्यायप्रिय जाति है, स्वभाव से ही स्वतंत्रता प्रेमी जाति है। गोखले के जीवन काल में उनका ब्रिटिश लोगों की उदारता के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण था, उससे उनका कभी विश्वास नहीं डिगा। हमेशा वो इसी बात में आस्था रखते थे। उनका दृष्टिकोण सदैव यही रहा कि ब्रिटिश जाति अच्छी जाति है, न्यायप्रिय जाति है, उदारवादी प्रवृत्ति के लोग हैं ये, और ये भारतीय जनता के उत्थान में मदद करेंगे, भारतीय जनता की उन्नति और प्रगति में मदद करेंगे। ब्रिटिश जाति की उदारता और न्याय निष्ठा में विश्वास के कारण ही गांधी जी भी प्रारंभ में ब्रिटिश शासन के प्रति सहयोगी रवैया रखते थे। जब हम महात्मा गांधी पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी भी प्रारंभ में ब्रिटिश शासन के सहयोगी थे, लेकिन ब्रिटिश शासन की नीतियों और भारत के तत्कालीन परिस्थितियों के कारण गांधी जी ब्रिटिश शासन के सहयोगी के स्थान पर असहयोगी हो गए। ठीक है,
अर्थात गांधी जी का ब्रिटिश शासन की न्याय निष्ठा से, ब्रिटिश लोगों की न्याय निष्ठा से विश्वास उठ गया था और फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रारंभ कर दिया था। इससे पहले भी उन्होंने कई आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई आंदोलन सफल भी हुए, लेकिन असहयोग आंदोलन एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन माना जाता है जब गांधी जी ब्रिटिश शासन के सहयोगी से पूर्णतः असहयोगी हो गए थे। संवैधानिक साधनों के प्रति जो गोपाल कृष्ण गोखले की आस्था थी, उसका व्यवहारिक पक्ष ये था कि वे ये मानते थे कि हिंसक साधनों को अपनाने या सरकार के विरुद्ध विद्रोह भड़काने से केवल घृणा, प्रतिहिंसा और प्रतिशोध ही पनप सकता था। भारतीय जनता उस समय इतनी सक्षम नहीं थी कि वह ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का सफलता से प्रतिकार कर सके। इतना सक्षम भारतीय जनता नहीं थी, इतनी सक्षम, इसलिए ऐसे साधनों को उन्होंने अनुचित माना जिनमें कि पहले से ही घोर कष्टों में पड़ी हुई भारतीय जनता को शासन के और अधिक दमन और प्रतिशोध का शिकार बनना पड़े। भारतीय जनता पहले ही बहुत कष्ट झेल रही थी और फिर ऐसे साधन अपनाने के कारण, हिंसक साधन, प्रदर्शन, धरना इत्यादि साधन अपनाने के कारण और अधिक दमन का सामना, प्रतिशोध का सामना भारतीय जनता को करना पड़े, ऐसा गोपाल कृष्ण गोखले नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने संवैधानिक साधनों का समर्थन किया। वे मानते थे कि आग्रहों, तर्कपूर्ण मांगों और सकारात्मक आलोचनाओं के माध्यम से शासकों के सद्विवेक को जागृत किया जा सकता है और सुधारों को ऐसा स्वरूप दिया जा सकता है कि जनता आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भरता के मार्ग पर एक एक कदम बढ़ते हुए धीरे धीरे स्वशासन के लक्ष्य की ओर बढ़ सके, धीरे धीरे स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। संवैधानिक साधनों के प्रति जो उनकी आस्था थी, उसका अर्थ ये कभी नहीं था कि अन्याय के प्रति समर्पण की बात कहते थे या अन्याय के प्रति समर्पण को वो उचित ठहराते थे। उनका दृष्टिकोण तो था कि विरोधी की सत्ता को चुनौती देने की अपेक्षा उसके दुष्कृत्यों को चुनौती दी जाए। ठीक है, तात्पर्य क्या है कि ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने की अपेक्षा ब्रिटिश सत्ता के द्वारा जो बुरे कार्य किए जा रहे हैं उनको चुनौती दी जाए। उनका ये विश्वास था कि यदि आवश्यकता हो तो खुले शब्दों में शासकों की निंदा की जानी चाहिए। जो भी शासन के अनुचित कानून थे या दमनकारी नीतियां थी, उनके सामने चुप होकर बैठ जाना नितांत अनैतिक है, ऐसा गोखले का मानना है। ब्रिटिश शासन के अनुचित कानूनों का, दमनकारी नीतियों का हमें विरोध करना चाहिए संवैधानिक तरीकों से। संवैधानिकता के प्रति, संवैधानिक साधनों के प्रति गोखले का आग्रह कहीं भी दुर्बलता को, कहीं भी पलायनता को नहीं दर्शाता है, अपितु आंदोलन के अन्य कठिन साधनों में जनता की व्यापक भागीदारी को सुनिश्चित करने की व्यवहारिक कठिनाइयों से प्रेरित था उनका ये मार्ग, उनके ये साधन। स्वदेशी का समर्थन और बहिष्कार का विरोध। गोखले स्वभावतः ही रचनात्मक राजनीति के पक्षधर थे और स्वदेशी की भावना को गोखले देशभक्ति का प्रतीक मानते थे। स्वदेशी की भावना को गोखले एक पवित्र विचार मानते थे। उनके लिए स्वदेशी केवल आर्थिक शस्त्र नहीं था, अपितु जनता की आत्मनिर्भरता की आकांक्षा और आत्मसम्मान की चेतना की सकारात्मक अभिव्यक्ति स्वदेशी था। अर्थात स्वदेशी का अर्थ उनके लिए सिर्फ आर्थिक अर्थ ही नहीं था स्वदेशी का, केवल आर्थिक शस्त्र ही स्वदेशी नहीं था, अपितु जनता की आत्मनिर्भरता की आकांक्षा और आत्मसम्मान की चेतना की सकारात्मक अभिव्यक्ति नहीं थी स्वदेशी में। स्वदेशी के आर्थिक पक्ष से भी वे सहमत थे, लेकिन सिर्फ आर्थिक पक्ष या आर्थिक शस्त्र के रूप में ही उन्होंने स्वदेशी का प्रयोग नहीं किया। वे मानते थे कि स्वदेशी के माध्यम से भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है और
भारतीयों में ऐसी भावना भी स्वदेशी के माध्यम से जागृत होगी कि वे एक दूसरे की आर्थिक समस्याओं को हल करने में भी सहयोग देंगे। गोखले स्वीकार करते थे कि स्वदेशी की भावना का ये जो भौतिक पक्ष है, ये आत्मत्याग के नैतिक आदर्श का ही आर्थिक रूपांतरण था। जो नैतिक आदर्श है, आत्मत्याग का नैतिक आदर्श, उसका आर्थिक रूपांतरण है स्वदेशी, ऐसा गोखले मानते थे। वे मानते थे कि आत्मत्याग की प्रतिज्ञा को स्वदेशी के रूप में जन सामान्य द्वारा व्यापक रूप से अपना लेने से देश में ही उत्पादित वस्तुओं की खपत तत्काल हो सकेगी और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय जनता को आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे भारतीय जो आर्थिक साधन हैं वो ब्रिटेन नहीं जा पाएंगे, या भारतीय आर्थिक साधनों का जो ब्रिटेन को निर्गम हो रहा है वह भी रुक जाएगा। स्वदेशी के प्रति गोखले का जो दृष्टिकोण था वो केवल भावुकतापूर्ण आग्रह तक ही सीमित नहीं था, वो उसे एक व्यवहारिक रूप भी देना चाहते थे। और वो ये मानते थे कि स्वदेशी को व्यवहार में तभी लाया जा सकता है जब देश में पूंजी, उद्यम और दक्षता के क्षेत्रों में विद्यमान कमियों का निराकरण कर लिया जाए। अन्य जो इनके राजनीतिक विचार हैं वो हम अगले वीडियो के माध्यम से उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।